हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 जीव विज्ञान के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। क्योंकि साथियों, जितने सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सभी क्वेश्चन जो है ना लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मेरे साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना। दो क्वेश्चन जो है ना वो छोटे छोटे हैं, यानी कि अति लघु उत्तरीय हैं, और बाकी सभी क्वेश्चन दोस्तों लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ठीक है साथियों, 29 फरवरी को आपका जो है ना बायोलॉजी का पेपर है। तो चलिए नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, अब जो है ना अब केवल जीव विज्ञान की ही वीडियो आपको मिलेगी, जिससे जो है ना सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है कि भ्रूण कोश में कितने केंद्रक एवं कोशिका होती है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एवं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, केवल अति लघु उत्तरीय हैं, और बाकी सभी जो है ना, ठीक है ना, अति लघु उत्तरीय छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ। तो क्वेश्चन क्या है कि जो भ्रूण कोश होता है, ठीक है ना, उसमें कितने केंद्रक होते हैं और कितनी कोशिकाएं होती हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि भ्रूण कोश में 8 केंद्रक होता है एवं 7 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है साथियों, अभी मैं आपको इसका चित्र भी बनाकर बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 नंबर में अलग से इसका चित्र भी पूछा जाता है। ठीक है, कि भ्रूण कोश का चित्र आपको बनाना है। ठीक है साथियों, तो सिंपल सा आपको अभी याद रखना है कि भ्रूण कोश में 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिकाएं होती हैं। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है आभासी फलों का उदाहरण दीजिए। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन 2023 में भी आया हुआ था और 2022 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि आभासी फलों का उदाहरण लिखिए। ठीक है ना, कौन कौन से फल जो हैं वो आभासी फल हैं। तो सेब और स्ट्रॉबेरी। ठीक है साथियों, सेब और स्ट्रॉबेरी जो है ना वो आभासी फल होते हैं। जो फल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, आभासी फल और वास्तविक फल। वास्तविक फल कौन से फल होते हैं, तो ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है उन्हें हम वास्तविक फल या फिर रियल फल कहते हैं। और ऐसे फल जिनका निर्माण, ठीक है ना, अंडाशय से ना होकर किसी अन्य पुष्प के भाग से होता है, उन्हीं को हम आभासी फल कहते हैं। आभासी का मतलब क्या होता है, जो काल्पनिक होता है, ठीक है ना, जो वास्तव में नहीं होता है, उसी को बोलते हैं आभासी। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और हर साल आपके एग्जाम में आ रहा है। कहीं भी आप इसको देखिएगा ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जा रहा है कि त्रिक संलयन क्या होता है। दोस्तों, मैं इसको जो है ना आपको बहुत ही आसान तरीके से अभी याद करा दूंगा। ठीक है ना, आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और साथियों, इसी से रिलेटेड जो है ना एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है द्विव निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है साथियों, यानी कि आपसे यहाँ पर देख लीजिएगा 2011, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, ठीक है ना, कितनी बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विव निषेचन क्या होता है। और जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो इसी में भी आपको पता लग जाएगा कि त्रिक संलयन क्या होता है, या फिर जब आप त्रिक संलयन पढ़ेंगे तो उसी में ही आपको पढ़ना पड़ेगा द्विव निषेचन क्या होता है। तो हमें क्या पढ़ना दोस्तों, तो हम इसको एक एक करके दोनों को पढ़ लेते हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि द्विव निषेचन क्या होता है। तो साथियों, आपको याद रखना है कि द्विव निषेचन की खोज नामासिन नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में की थी। ठीक है साथियों, किसने की थी, नामासिन ने। कब की थी, 188 बीच में 9 कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो 1898 में नामासिन ने इसकी खोज की थी। अब हम समझ लेते हैं कि द्विव निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन
क्या होता है। तो जब पराग नलिका से, इसको मैं अभी आपको चित्र के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है ना। तो जब पराग नलिका से होता हुआ 2 परागकण आता है, यानी कि यहाँ पर आप देखिएगा ये है पराग नलिका, ठीक है ना। इससे होता हुआ यहाँ पर 1 और 1 2, इस पराग नलिका से होता हुआ 2 परागकण आता है, ठीक है ना। 2 परागकण आता है और जब यह अंड कोशिका में प्रवेश करता है, ठीक है ना, और जब यह अंड कोशिका में उपस्थित केंद्रक से निषेचन करता है, यानी कि पराग नलिका से होता हुआ 2 पराग कोश जो से है ना यहाँ पर आता है। आने के बाद में ये जो अंड कोशिका है ना, इससे एक बार निषेचन करता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहे थे, एक यहाँ पे चला गया तो ये निषेचन कितनी बार हुआ, 1 बार निषेचन हुआ। एक यहाँ पे गया तो निषेचन कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। तो यहाँ पर निषेचन 2 बार हुआ है, इसीलिए इसे हम द्विव निषेचन कहते हैं। द्विव का मतलब क्या होता है, 2 होता है। निषेचन का मतलब क्या होता है, जब मिलते हैं वो, जब नर और मादा आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर 2 आए थे ना, पराग नलिका से 2 आ रहे थे और एक यहाँ पे मिल गया तो इसे प्रथम निषेचन कहते हैं, ठीक। और एक यहाँ पे निषेचन हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीय निषेचन। और इस पूरी क्रिया को क्यों बोलेंगे हम, इस पूरी क्रिया को हम द्विव निषेचन इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर निषेचन 2 बार हुआ। इतना तो अभी आपको लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर क्या क्वेश्चन था, त्रिक संलयन क्या होता है। तो यहाँ पर 1 और 1 2, यहाँ पर 2 पहले से थे, एक यहाँ पे गया तब निषेचन हुआ तो 3 हो गए। तो यहाँ पर 2 पहले से थे, 1 और 3 हो गए, इसीलिए इसे हम बोलते हैं त्रिक संलयन। त्रिक का मतलब होता है 3, संलयन का मतलब मिलना। यहाँ पर 3 लोग मिल गए, इसीलिए इसे त्रिक संलयन कहते हैं। और यहाँ पर 2 बार निषेचन हुआ, एक बार यहाँ एक बार यहाँ पे, इसीलिए इसे हम द्विव निषेचन कहते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पराग नलिका से होता हुआ 2 परागकण आता है और जब यह अंड कोशिका में उपस्थित केंद्रक से निषेचन करता है तो इसे प्रथम निषेचन कहते हैं या फिर प्राथमिक निषेचन। और जब केंद्रीय कोशिका से निषेचन करता है तो इसे द्वितीय निषेचन या फिर द्वितीय निषेचन कहते हैं। और आगे लिखना है आपको कि यहाँ पर जो है ना, ठीक है ना, यहाँ पर जो केंद्रक था, ये बीच में है तो इसको बोलेंगे केंद्रक। यहाँ पर जो केंद्रीय कोशिका थी, ठीक है ना, इसमें केंद्रक की संख्या 1 2 और एक और आ गया 3। तो इस केंद्रीय कोशिका में केंद्रक की संख्या 3 हो गई, इसीलिए इसे हम त्रिक संलयन कहते हैं। त्रिक का मतलब 3 होता है, संलयन का मतलब मिलना होता है, ठीक है साथियों। तो आशा करता हूँ कि आप इस दोनों क्वेश्चन को जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। त्रिक संलयन और जो डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विव निषेचन, दोनों जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब हम चलिए बात कर लेते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथियों यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम बताइए। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो जलीय परागण करने वाले 2 पौधे जो हैं वो है नाजा और हाइड्रिला, ठीक है साथियों। आपको सिंपल सा रखना है कि नाजा और हाइड्रिला जो है ना वो जलीय परागण करने वाले 2 जीव हैं, 2 पौधे हैं, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि परागण क्या होता है या फिर परागण किसे कहते हैं, इसको प्रकार सहित समझाइए, ठीक है साथियों। बहुत ही आसान सा इसका जवाब होता है और मैं आपको इसको जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बता दूंगा। बस दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना, तभी आपको सभी कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों मैं तो ये मानता हूँ, ठीक है ना, कि मेरे जितने सभी वीडियोज हैं ना मैंने उनमें हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को आपको उसके उत्तर को आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है साथियों। आपको समझ के याद करना है। जब आप समझते हुए चलेंगे ना तो सब कुछ आपके माइंड में बैठता हुआ चला जाएगा और आपको किसी भी क्वेश्चन को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि रटंत विद्या घटत विद्या आप सुने होंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो रटंत विद्या होती है ना वो घटती है। तो यहाँ पर अब हम जान लेते हैं कि परागण क्या होता है। तो परागण का सिंपल सा मतलब होता है, ठीक है ना, जब नर वाला भाग मादा वाले भाग से जाकर मिलता है तो उसी को हम बोलते हैं परागण, ठीक है साथियों। लेकिन ये केवल किस में होता है, ये केवल होता है पौधों में, ठीक है साथियों। किस में होता है, पौधों में।
यानी कि पौधे का जब नर वाला भाग जिसे हम पुंकेसर कहते हैं और मादा का स्त्री वाला भाग है जिन्हें हम स्त्री केसर कहते हैं, तो जब पुंकेसर और स्त्री केसर आपस में मिलते हैं तो उसी को हम परागण कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुंकेसर पुष्प का नर भाग एवं स्त्री केसर, ठीक है ना, मादा भाग होता है। ठीक है ना साथियों, आपको सिंपल सा रखना है। ये जो है आपसे बहुविकल्पीय में भी पूछ लेता है कि स्त्री केसर किसका भाग है, तो मादा का भाग है। इसमें नाम भी लिखा स्त्री यानी कि मादा, और पुंकेसर किसका भाग है, तो नर का भाग है। ठीक, अब यहाँ पर हम सिंपल सा इसका डेफिनेशन, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पराग कोश से परागकण निकलकर जब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, यानी कि पराग कोश से क्या निकलेगा, परागकण, और परागकण क्या है, ये पुरुष नर भाग है। ठीक, तो जब ये नर वाला भाग जब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है तो उसी को हम, इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। आपको सिंपल सा मेरे साथियों याद रखना है कि जब परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उसी को हम बोल देते हैं परागण। ठीक है ना, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परागण कहते हैं। अब साथियों जो परागण होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है साथियों, कितने टाइप का होता है, दो प्रकार का, स्वपरागण और एक होता है परपरागण। स्व का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, मान लीजिए कोई पौधा है, ये मान लीजिए कोई पौधा है और इस पौधे से जब परागकण निकले और किसी दूसरे पौधे में चले जाएं तो इसी को हम बोल देते हैं परागण। ठीक, लेकिन स्वपरागण में क्या होता है, स्व का मतलब होता है अपने, अपने का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि इससे जो है परागकण तो निकलेंगे लेकिन कहाँ पर जाएंगे, उसी पौधे, मान लीजिए ये कोई पौधा है, इससे परागकण निकला और इसी में रह जाएगा, इसी पौधे में, तो उसको बोलेंगे स्वपरागण। पर का मतलब होता है दूसरे, इसमें क्या होगा, इसमें परागकण निकलेगा और किसी दूसरे में जाएगा, अपने में नहीं जाएगा, किसी दूसरे के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुँच देगा, तो उसी को हम बोलते हैं परपरागण। यहाँ पे लिखा है कि स्वपरागण क्या होता है, तो जब परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, यानी कि नर का जो परागण होता है, नर का जो परागकण होता है, जब उसी पौधे से निकलकर उसी पौधे के स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर रह जाते हैं तो उसको हम स्वपरागण, और जब परागकण दूसरे पौधे के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो उसी को हम परपरागण कहते हैं। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ कि आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्या पुरुषों से संबंधित है। दोस्तों ये जो है ना आपसे बहुविकल्प में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, क्या लिखा है कि क्या पुरुषों से संबंधित है, तो यहाँ पर जो होता है वेसेक्टॉमी और एक होता है ट्यूबेक्टॉमी। तो जो वेसेक्टॉमी होता है ना, ये पुरुषों से संबंधित होता है और जो ट्यूबेक्टॉमी होता है वो महिलाओं से संबंधित है। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो ट्यूब से आप याद कीजिए, ट्यूब यानी कि जो बच्चा होता है ना, ठीक है ना, वो एक प्रकार से ट्यूब से बाहर निकलता है। तो ट्यूब किसमें, महिलाओं में होगा, क्योंकि महिलाओं से ही महिलाएं ही क्या बच्चों को जन्म देती हैं। तो ट्यूबेक्टॉमी महिलाओं से और वेसेक्टॉमी तो पुरुषों से हो जाएगा। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ कि आप इतने क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब हम चलिए आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे साथियों ये जो क्वेश्चन है ना ये लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा रहा है। और साथियों ये जो क्वेश्चन है ना ये लॉन्ग आंसर टाइप में, यानी कि सीधे के सीधे 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों आप कहीं पर भी इसका उत्तर ढूंढेंगे ना तो इसका उत्तर जो है ना आपको बहुत बड़ा मिलेगा, लेकिन मैं आपको इसका उत्तर जो है बहुत ही दोस्तों आसान तरीके से यहाँ पर समझा दूंगा, बहुत ही कम शब्दों में। लेकिन जब आप उसको समझ के लिखेंगे ना तो वो आपका 5 नंबर दोस्तों बिल्कुल दे कर जाएगा। साथियों क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है परागकण का अंकुरण, ठीक है ना, या फिर परागकण का विकास कैसे होता है। आपसे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा तो इस प्रकार से पूछ सकता है कि परागकण का अंकुरण कैसे होता है, ठीक है ना, 5 नंबर में, या फिर परागकण का विकास कैसे होता है 5 नंबर में, या फिर साथियों इस प्रकार से पूछ सकता है कि नर युग्मकोद्भिद का विकास किस प्रकार से होता है समझाइए। ठीक है साथियों, आप देखिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, और इसमें बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, इसको कर नहीं पाते हैं। ठीक, क्योंकि बहुत लेंदी सा ये जो क्वेश्चन है बहुत लेंदी है,
तो हर कोई इसको नहीं कर पाता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी बताऊंगा। जब आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, परागकण, ये दोस्तों परागकण है, ठीक है ना। अब इसको चित्र के माध्यम से अगर आप समझ लेते हैं तो लिखने में बहुत ही आसानी से आप इसको लिख पाएंगे। तो ये हमारा परागकण नर युग्मकोद्भिद है, ठीक है ना। जो नर युग्मकोद्भिद होता है ना, उसके मध्य में एक केंद्रक होता है, सभी को पता है। कोई भी चीज़ है उसका केंद्रक होगा, जैसे मान लीजिए ये है तो इसका केंद्रक ये है यहाँ पे, ठीक। हर चीज़ का केंद्रक होता है। तो ये हमारा कोई परागकण है, ठीक। इसका ये केंद्रक रहा। और जो परागकण होता है ना, इसके चारों ओर झिल्लियाँ लगी होती हैं। इसके चारों ओर जो झिल्लियाँ होती हैं, जिन्हें चोल हम कहते हैं, ठीक है ना। तो इनकी जो बाह्य चोल होती है, इसमें दो चोल होती है, ठीक है ना। केंद्रक तो हो गया, और इसमें बाह्य चोल होती है और एक अंतः चोल होती है, ठीक। तो ये जो बाहर है इसको बाह्य चोल, और एक अंदर जो है, देखो यहाँ पे ये बाहर वाला हो गया, और ये जो है पतली सी ये अंदर वाला। तो बाहर वाले को बाह्य चोल, अंदर वाले को आंतरिक चोल कहते हैं, ठीक है ना। अब इसी में आपको इस प्रकार से लिखना है कि बाह्य वाले को या बाहर वाले को बाह्य चोल, और अंतिम या फिर आंतरिक वालों को या फिर अंदर वाले को आंतरिक चोल कहते हैं। और बाह्य चोल मोटा एवं खुरदरा होता है, जो कि स्पोरोकोलिन का बना हुआ होता है, ठीक है साथियों। लेकिन वहीं पर जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम आंतरिक चोल कहते हैं। आंतरिक चोल आप देख सकते हैं कि ये पतला, देखिए कितना पतला है ये, ठीक। ये जो लाइन गई है तो ये पतला होता है, यह पैक्टिन और सेलुलोज का बना हुआ होता है। अब दोस्तों इतना छोटे से में जो है ना, आपका देखिए कितना बड़ा उत्तर आपका यहाँ पर समाहित है, ठीक है ना, कि मध्य में केंद्रक होता है। और दोस्तों बाहर जो होता है उसको बाह्य चोल, ये मोटा खुरदरा होता है, स्पोरोकोलिन का बना हुआ होता है। अंदर वाले चोल को आंतरिक चोल कहते हैं, यह पतला होता है, यह पैक्टिन एवं सेलुलोज का बना हुआ होता है। उसके बाद में जो परागकण होता है ना, ठीक है ना, उसमें एक छिद्र होता है, यहाँ पे एक छिद्र होता है जिसको हम जनन छिद्र कहते हैं, ठीक है ना। ये जो चित्र है इसमें यहाँ पर एक छिद्र है, और इसी छिद्र को हम, इसी होल को हम जनन होल कहते हैं, ठीक है साथियों। अब आगे लिखेंगे, केंद्रक में समसूत्री विभाजन, यानी कि ये परागकण है और ये रहा केंद्रक। अब इस केंद्रक में क्या होगा, विभाजन होगा, मतलब कि ये बटेगा, किस में बटेगा, समसूत्री। समसूत्री का मतलब एक है तो दो हो जाएगा। अब यहाँ पर हम केंद्रक में क्या कराएंगे, समसूत्री विभाजन कराएंगे। तो ये जो है, ये हमारा जो परागकण है, इसमें जब क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। तो ये सम मतलब क्या होता है, समसूत्री का मतलब एक केंद्रक है तो दो, दो से चार, चार से आठ, ये होता है समसूत्री। तो यहाँ पर जब एक है तो इसमें जब विभाजन होगा इस प्रकार से तो दो बन जाएगा, ठीक है ना। दो केंद्रक बनेगा, एक छोटा केंद्रक और एक बड़ा केंद्रक। इसी प्रकार से आपको लिखना है। जो छोटा केंद्रक होता है इसको हम जनन केंद्रक कहते हैं, ठीक है साथियों। और जो बड़ा केंद्रक होता है इसको हम कायिक केंद्रक या फिर वर्धी केंद्रक कहते हैं। बस सिंपल सा आपको इतना रखना है कि जब केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है तो केंद्रक दो पार्ट में बट जाता है, एक छोटा केंद्रक जिन्हें हम जनन केंद्रक, और एक बड़ा केंद्रक जिन्हें हम कायिक या फिर वर्धी केंद्रक कहते हैं। फिर क्या होता है, जब केंद्रक बन गया है तो केंद्रक बनेगा तो फिर इसमें बाद में क्या, भित्तियाँ लगेंगी चारों तरफ। तो केंद्रक के चारों ओर जब भित्ति लगने के बाद में क्या होता है, ठीक है ना, ये मान लीजिए केंद्रक। अब इसके जरिए इसी प्रकार से भित्ति लगेगी, तो जब ये भित्ति लगेगी तो हम जनन केंद्रक को जनन कोशिका कहते हैं, और कायिक केंद्रक को हम कायिक कोशिका कहते हैं, या फिर कायिक केंद्रक को हम वर्धी कोशिका भी कह देते हैं, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखिएगा, ये है हमारा परागकण नर युग्मकोद्भिद, ठीक। यहाँ पर एक छिद्र है जनन छिद्र, केंद्रक है, बाह्य चोल स्पोरोकोलिन का बना होता है, आंतरिक चोल पतला पैक्टिन सेलुलोज का बना होता है, ये फिर मोटा खुरदरा होता है। यहाँ पर आप देखिए कि ये इतना मोटा है, खुरदरा भी देखिए खुरदरा है। इस प्रकार से विभाजन होगा तो दो पार्ट में बढ़ जाएगा, ठीक है। छोटे वाले को जनन और बड़े वाले को कायिक। फिर भित्ति लगेगी, भित्ति लगने के बाद में छोटे वाले केंद्रक को जनन कोशिका बन जाएगी, और बड़ा वाला जो कायिक है वो कायिक कोशिका बन जाएगी, ठीक है साथियों। तो आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन के उत्तर को जो है ना बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है साथियों। और दोस्तों ये रहा हमारा पहला वीडियो दोस्तों बायोलॉजी का। इस
जो पेपर हिंदी का ख़त्म हो उसके बाद में। अब दोस्तों हम इसी प्रकार से एक एक करके जितने सभी क्वेश्चन है ना, एक दिन में 2 से 3 वीडियो अपलोड करूँगा मैं अब दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि 4-5 दिन का केवल गैप है इसमें। तो इसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। जितने सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, सभी क्वेश्चन को दोस्तों मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा साथियों, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता सरस्वती।